आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। आमतौर पर यह माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और निकाय चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत की मौजूदा तस्वीर भी इसी ओर संकेत करती है। 2024 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने दलित और ओबीसी मोर्चे पर डबल घेराबंदी कर हलचल बढ़ा दी है, तो पार्टी में गुटबाजी पर शिवपाल सिंह यादव का संदेश चर्चा में है। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने अलग रास्ते पर चलने का ऐलान कर दिया है और इस बीच भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की कांग्रेस वाणी ने नई बहस को जन्म दे दिया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। निकाय चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने नए सिरे से समीकरणों को गढ़ने और उनके आधार पर रणनीति को बुनने के काम को तेज कर दिया है। आज समाजवादी खेमे से आई 2 तस्वीरों ने पूरी तरीके से तस्वीर को साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की रणनीति दलित और ओबीसी वर्ग को साधने की ओर होगी। दरअसल एमएलसी चुनाव में दोनों सीटों पर जीत की संभावनाएं ना के बराबर होने के बाद भी सपा ने दलित और ओबीसी वर्ग से प्रत्याशी उतारकर बड़ा संकेत और बड़ा संदेश दिया है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों में आरक्षण को लेकर भी हमला बोला है। सपा की इस रणनीति पर भाजपा ने भी तीखा पलटवार किया। अखिलेश का दलित ओबीसी चक्रव्यूह, लाल सेना की दोहरी मोर्चेबंदी, लोकसभा की लड़ाई का परिषद ट्रेलर। समाजवादी खेमे से उभरी इन 2 तस्वीरों ने सियासत में तपिश बढ़ा दी है। दरअसल दोनों ही तस्वीरों को अखिलेश यादव की 2024 की दलित और ओबीसी वाली रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पहली तस्वीर विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में सपा प्रत्याशियों के नामांकन की है। सपा ने चुनाव में ओबीसी वर्ग से आने वाले राम जतन राजभर और दलित समाज से आने वाले रामकरण निर्मल को प्रत्याशी बनाया, जिस पर चर्चा तेज हो चली कि सपा ने जीत की संभावनाएं ना के बराबर होने के बाद भी प्रत्याशी इसलिए उतारे जिससे भावी राजनीति में दलित और ओबीसी वर्ग को एक संदेश दिया जा सके। ये संदेश क्या है, सपा विधायक मनोज पांडे के इस बयान से काफी हद तक समझा जा सकता है। हम सबसे अपील करेंगे, आग्रह करेंगे और उन लोगों से खासकर अपील करेंगे जो केवल पिछड़े वर्गों को और अति पिछड़े वर्गों को, अति दलित लोगों को केवल अपने मत का साधन मानते हैं, उनसे कहेंगे कि आज अति पिछड़े और अति दलित से 2 बेटे 2 गरीब परिवार के लोग चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। दलगत राजनीति से उठ करके समर्थन करें। संपूर्ण विधानसभा के सदस्यगण वोट करेंगे। पूरा उम्मीद है कि हमारे समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को, सभी विधायकों को वोट मिलेगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी तो समर्थ को नहीं, दोष गोसाई जो मन माने वही कह दो, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, जिनके हकों के साथ हक तलफी हो रही है, जिनका आरक्षण लूटा जा रहा है, वो सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के इन दोनों उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद और वोट देंगे। एमएलसी उपचुनाव में सपा की ओर से प्रत्याशियों के नामांकन को दलित और ओबीसी वाली रणनीति से इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा क्योंकि एमएलसी की दोनों सीटों पर विधायक वोट करेंगे। और अगर नंबर गेम पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि भाजपा के दोनों प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी का विधान परिषद पहुंचना तय है। भाजपा गठबंधन के पास 274 विधायक है, जबकि सपा गठबंधन के पास विधायकों की संख्या सिर्फ 118 है। एक तथ्य ये भी है कि एमएलसी की दोनों सीटों के लिए नोटिफिकेशन अलग अलग जारी हुआ। ऐसे में सभी 403 विधायक दोनों सीटों के लिए बारी बारी से मतदान करेंगे। ऐसे में सपा के प्रत्याशियों की जीत की संभावना ना के बराबर है। सपा प्रत्याशियों के नामांकन पर भाजपा की ओर से तंज भी कसा जा रहा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को निकाय चुनाव में हार के बाद एक और हार की अग्रिम बधाई। हाँ, निश्चित तौर से दोनों सीटें जीतेंगे और भारी अंतर से जीतेंगे। और हमारे दोनों जो वरिष्ठ साथी हैं पार्टी के, दोनों प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे, विजयी होंगे, पूरा विश्वास। समाजवादी पार्टी भी तो कैंडिडेट उतार रही है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। मतलब ये कि भाजपा विधान परिषद में जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं माना जा रहा कि चुनाव में सपा को भले ही हार का मुंह देखना पड़े, लेकिन चुनाव के जरिए सपा भाजपा के खिलाफ दलित और ओबीसी वर्ग को संदेश देने में कामयाब जरूर हो सकती है। माना जा रहा कि सपा की सारी कवायद इसी ओर है।
वास्तव में जो नगर निकायों के रिजल्ट आए उसमें सुपड़ा साफ होने के बाद और मुंह की खाने के बाद भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी, तो मैं कहूँगा बड़ा दुस्साहसी हैं और यह उनका दुस्साहस निरा पॉलिटिकल मूर्खता से ज़्यादा साबित होने वाला नहीं है। समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं उनको सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है। हम नहीं जानते लोग किस एंगल से इसको सोचते हैं। हमारा प्रयास है जो उपेक्षित हैं, जिन वर्गों की अब तक उपेक्षा हुई है, उन वर्गों को सम्मान मिलना चाहिए और राजनीति में सबको अवसर मिलना चाहिए चुनाव लड़ने। जो दो उम्मीदवार उतरे हैं, चाहे वो रामकरण निर्मल हो या रामजतन राजभर हो, एक दलित समाज से आते हैं और एक ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी के पास जीत का बहुमत नहीं है, जीत का जादुई आंकड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने इस उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो इसके जरिए कोशिश समाजवादी पार्टी की यही है कि दलित समाज में और ओबीसी समाज में ये संदेश दिया जाए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को उनकी फिक्र है। इस बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भर्तियों में दलित और ओबीसी आरक्षण का जिक्र कर रामराज पर सियासत का नया पन्ना पलट दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्तियों में दलित और ओबीसी वर्ग को आरक्षण को लेकर चुभने वाला सवाल दागा। दावा है भाजपा सरकार में दलित और ओबीसी वर्ग को संविधान में निर्धारित आरक्षण नहीं दिया जा रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, रामराज धोखा है। पहले भी रामराज के नाम पर कभी शंभू का सिर काटा गया तो कभी एकलव्य का अंगूठा और अब दलितों, आदिवासियों व पिछड़ों का आरक्षण काटा जा रहा है। यानी संविधान प्रदत्त आरक्षण खत्म किया जा रहा। जागो, सावधान हो जाओ, रामराज हटाओ, आरक्षण बचाओ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी रामराज का बहुत ढोल पीटती है और मैंने देखा जब से भाजपा रामराज 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 की रट लगाए है तब से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण का लगातार गला घोटती जा रही है। जब से भाजपा सरकार आई है आरक्षण का ऐसा गला घोट रही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करने पर आमादा है। खास बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी ने भर्तियों में आरक्षण को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कुछ पदों में जिस तरह से आरक्षण दिया गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसे ही आधार बनाकर ये ट्वीट किया है। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कोई काम नहीं है और इसीलिए वो कभी इस तरह के बयान देते हैं तो कभी ट्वीट करते हैं। मतलब सीधा और साफ है कि समाजवादी पार्टी को यकीन है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर यादव और मुस्लिम गठजोड़ के साथ दलित और ओबीसी वर्ग के साथ मतदाता आते हैं तो फिर जीत का रास्ता साफ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी में कई जिलों में गुटबाजी की तस्वीरें सामने आई और समाजवादी पार्टी की हार का बड़ा कारण भी इसी खींचतान को माना जा रहा है, जिस पर शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा संदेश दिया है। शिवपाल यादव ने दो टूक शब्दों में कहा कि छोटे चुनावों में सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब टिकट वितरित हो जाता है तो पार्टी सर्वोच्च होती है। अखिलेश शार्मी को शिवपाल का सर्वोच्च संदेश। जब इस तरीके के चुनाव आते हैं तो पार्टी सर्वोच्च होती है। गुटबाजी वाले गदर पर सीधी नसीहत। टिकट सब मांग सकते हैं, अधिकार है मांगने का, काम करते हैं, लेकिन जब टिकट हो जाता है तो पार्टी सर्वोच्च होती है। शिवपाल यादव का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में सपा की हार का एक बड़ा कारण पार्टी के अंदर गुटबाजी रही। टिकट वाली खींचतान से सपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में शिवपाल यादव ने पार्टी के अंदर गुटबाजी को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि पार्टी के अंदर काम करने की जरूरत है। ये समीक्षा की जरूरत है, संगठन पर हमें जोर देना है। इसलिए जोर देना है, ये तो छोटे छोटे चुनाव थे, छोटे छोटे चुनाव में कई लोग लड़ जाते हैं, गुटबंदी भी हो जाती है। दरअसल चुनाव के दौरान संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। नतीजा, संभल में सपा चुनाव हार गई। वहीं मेरठ में सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान को प्रत्याशी बनाए जाने पर विधायक रफीक अंसारी और शाहिद मंजूर की चुनाव से दूरी दिखाई दी।
इस बीच रफीक अंसारी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो मेरठ के वार्ड नंबर 77 से सपा प्रत्याशी के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करते नजर आए। एक तरफ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और एक तरफ आपका भाई, मेरा भाई मुस्तफा भाई, दोनों में तराजू में तोला मैंने। साथियों, जब गिरता है तो अपनी तरफ को गिरता है भाई, तो भाई का वजन भारी लगा और मैं इसलिए मुस्तफा भाई के लिए अपील कर रहा हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में रफीक अंसारी की वोट वाली अपील का ये वीडियो सामने आने के बाद साफ हो गया कि मेरठ समेत दूसरे नगर निकायों में सपा की हार में गुटबाजी और नाराजगी की बड़ी भूमिका थी। शिवपाल यादव के बयान को गुटबाजी की इन्हीं तस्वीरों से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को भी नगर निकायों में गुटबाजी के मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। हालांकि सपा की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही ऐसे संकेत मिले जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई का संदेश देते हों, जिस पर भाजपा ने तीखा तंज कसा है। ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो विधायक और सांसद के हैं वो इसी को टिकट दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। लेकिन संगठन में उसमें तालमेल बैठना चाहिए। जब वो नहीं बैठता, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर संगठन ने किसी का टिकट कर दिया तो कार्यकर्ता का, जनप्रतिनिधि का के पास एक ही विकल्प है कि वो उसके समर्थन में खड़ा हो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इसके बाद अलावा यदि कोई विकल्प और तलाशता है तो अपनी माँ की पीठ में छुरा घोंपता है। पार्टी माँ है। नहीं, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और जो टिकट जिसको मिलता है वो तो सर्वोच्च होता ही है। बहरहाल सपा की ओर से अब तक भले ही पार्टी को नुकसान करने वालों पर कार्रवाई का संदेश न दिया गया हो, लेकिन शिवपाल यादव के बयान से पूरी तरह साफ हो गया कि अलग अलग निकायों में गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों पर पार्टी नेतृत्व की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2024 के महामुकाबले के लिए महागठबंधन की चर्चा तेज है। बसपा ने अगले रास्ते पर चलने का फैसला किया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने साफ कर दिया है कि बसपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ में आज हुई समीक्षा बैठक में मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। बसपा की रणनीति ग्रामीण क्षेत्र में पैठ मजबूत करने की है और साथ ही साथ बसपा की एकला चलो वाली नीति ने राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। अब बसपा की ये एकला चलो नीति कितनी सफल होगी या फिर नहीं होगी और आने वाले वक्त में क्या रणनीति बदलती हुई दिखाई देगी, इसको लेकर भी लगातार नजरें टिकी हुई हैं। और 2024 के लिए हर पार्टी की अपनी कोशिश, लेकिन बसपा ने ये साफ तौर पर अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को ये निर्देश दे दिए हैं कि आप जुट जाइए और एकला चलो की नीति पर 2024 का किला फतेह किया जाएगा। 24 के लिए बसपा का परफॉर्मेंस प्लान, मिशन 80 पर माया की एकला चलो नीति, दिल्ली विजय के लिए बहुजन सेवा की गांव यात्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बसपा की तैयारी बड़ी है और विरोधी दलों की टेंशन बढ़ाने वाली है। यूं तो बसपा की बैठक निकाय के नतीजों को लेकर थी, लेकिन बैठक से जो संदेश निकला वो 2024 लोकसभा चुनाव का है। बसपा ने 2024 के लिए वोट हमारा, राज तुम्हारा का नारा बुलंद कर दिया है। किस तरह के दिशा निर्देश आगे? माननीय बहन जी ने निर्देश दिया है कि हम सभी लोग वर्कर हमारे जो हैं, चाहे वो बूथ के हों चाहे सेक्टर की, समीक्षा कमेटी के लिए सारे हमारे कोऑर्डिनेटर जिलाध्यक्ष सब लोग लग के समीक्षा करेंगे और बूथ सेक्टर को फिर से कमेटी बना के काम करेंगे। सर, 2024 का जो चुनाव होगा उसकी तैयारी के लिए पूरी मजबूती से तैयारी के लिए सब लोग लगे हैं। सभी 80 सीटों पर बसपा लड़ेगी? हाँ। समीक्षा बैठक के बाद बसपा ने साफ कर दिया कि 2024 में बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, मतलब बसपा के महागठबंधन में शामिल होने का कोई चांस नहीं। दूसरा, बसपा का जोर आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ मजबूत करने पर होगा। ओबीसी आरक्षण और महिला आरक्षण को लेकर भी बसपा अभियान छेड़ सकती है। साफ है कि बसपा की रणनीति सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते जमीनी स्तर पर जातीय समीकरणों को साधने की है, साथ ही ये संदेश देने की कि बसपा विपक्ष के दूसरे दलों से पूरी तरह अलग है। बहुत महत्वपूर्ण है और मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। हम मजबूती के साथ काम करेंगे और बहन जी का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। बहन जी का निर्देश है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी के साथ, लोकसभा के चुनाव की तैयारी के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता लग जाएंगे, यही काम है, इसके अलावा कोई काम। बसपा की बैठक का एक संदेश पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी है
कि आने वाले दिनों में पार्टी के नॉन परफॉर्मिंग नेताओं पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। देखिए, अभी निकाय का चुनाव होकर निपटा है, उसके ऊपर आदरणीय बहन जी ने काफ़ी गंभीरता से लेते हुए हम लोगों को समझाया कि आगे कैसे हम लोगों को कदम बढ़ाना है। उसके साथ साथ जो हमारी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, उन्हें रिन्यू करने के लिए हम लोगों को अगस्त तक निर्देश दिया है। अब हम लोग पूरी ताकत के साथ उन्हें रिन्यू करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट हम लोगों का है। माना जा रहा है कि बसपा में संगठन के स्तर पर जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बसपा की योजना अगले 3 महीनों में सेक्टर और बूथ स्तर पर कमेटियों में गठन की है। कमेटियों में 50% युवाओं को जगह दी जाएगी। बसपा की योजना महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की है। सितंबर में बसपा सदस्यता कार्यक्रम भी चलाएगी। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगले 3 महीने यानी अगस्त तक बूथ स्तर की कमेटियों का रिव्यू किया जाए, उनका पुनर्गठन किया जाए और खास बात ये कि इन कमेटियों में पुराने कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही 50% चेहरे नौजवानों के होंगे, यानी पुराने कार्यकर्ताओं का अनुभव और उसके साथ में नौजवानों की ऊर्जा। इसके साथ ही महिलाओं को भी इन कमेटियों में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। मतलब बसपा ने 2024 के कुरुक्षेत्र में अकेले दम पर बूथ विजय की हुंकार भर दी है, जिसे लेकर सियासत का पहिया तेज रफ्तार से घूम रहा है। देखिए, मायावती अकेले लड़े या सब मिल के लड़े, भाजपा का जीतना तय है और प्रधानमंत्री मोदी जी का बनना भी तय है। उनकी पार्टी है और वो पार्टी की अपनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको निर्णय लेने का अवसर है। लेकिन इस समय देश और राज्य की जो परिस्थितियां हैं उसमें सभी राजनीतिक दलों को एक उद्देश्य से चुनाव लड़ना चाहिए और वो उद्देश्य होना चाहिए लोकतंत्र और संविधान को बचाने का। जाहिर है कि मायावती के अकेले दम पर चुनाव लड़ने के फैसले ने खासकर सपा की टेंशन बढ़ा दी है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर निकाय चुनाव के बाद जो बहस शुरू हुई थी वो भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान से नई दिशा में चल निकली है। दरअसल लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि मुस्लिम समाज का सपा और बसपा से मुंह भंग हो गया है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ जाएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस बयान पर सपा और बसपा ने चुभने वाला पलटवार किया है। मुस्लिम मोर्चे पर भाजपा की कांग्रेस वाणी, अखिलेश माया को मोहभंग संदेश। निकाय चुनाव के नतीजों ने मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर कांग्रेस को बड़े दावेदार के रूप में पेश किया है, जिस पर भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मुहर ने नई बहस छेड़ दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम समाज को सपा और बसपा से मोहभंग हो चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ जा सकता है। मुसलमान अगले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पर जाएगा। उसके पास कोई और आका ही नहीं है। अब समाजवादी पार्टी उसका मोहभंग है। एआईएम पर, हैदराबाद वाली पार्टी पर उत्तर प्रदेश में वो विश्वास नहीं कर सकता। वो उसका स्वाभाविक जो पार्टी थी पुरानी, वो उस पर जाएगा। अच्छा, आपको लगता है इस तरह की चीज आप महसूस कर रहे हैं कांग्रेस की? बिल्कुल यही होगा अगर यही गति रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की। दरअसल लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस बयान के पीछे निकाय चुनाव में सपा और बसपा का प्रदर्शन है। दोनों ही पार्टियों का मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, जबकि मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं ज्यादा बेहतर नजर आया। मुस्लिम बहुल मुरादाबाद में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। तीसरे और चौथे नंबर पर रहे सपा और बसपा प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। मेरठ में एआईएमआईएम ने बसपा को पीछे छोड़ दिया। रामपुर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। रामपुर नगर पालिका में सपा तीसरे नंबर तक खिसक गई। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर एआईएमआईएम ने कब्जा जमाया। यही वो आंकड़े हैं जिन्हें लेकर अब सियासत आकार ले रही। इस बीच पश्चिमी यूपी में रालोद और सपा के रिश्तों में खटास और जयंत चौधरी की राहुल गांधी से नजदीकियों से भी यही संदेश निकल रहा है कि अगर जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो फिर मुस्लिम मोर्चे पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। हालांकि सपा ऐसा नहीं मानती। संवैधानिक है, ये खुद कह रहे हैं मुसलमान हमारी तरफ आ रहा है, तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं कह रहे? जब इन्होंने काम कर रहे हैं मुसलमानों का, मुसलमानों को टिकट भी दिए हैं, मुसलमान जीते भी हैं, तो ये क्यों नहीं कह रहे मुसलमान बीजेपी को देगा? ये फर्जी बातें हैं। ये समाजवादी पार्टी से डर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को दिया नहीं है। जो फूंक मारो बुझ जाएगा। ये अगरबत्ती की तरह खुशबू है।
ये दिलों में बसी हुई है मुसलमान। ये लोकतंत्र है, कौन वोट कहाँ जाएगा उस पर कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता है। और मुस्लिम मतदाता इतना नादान और बच्चा नहीं है कि वाजपेयी जी के अनुसार वो वोट करेगा। वहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मुस्लिम वोट बैंक वाली भविष्यवाणी पर बसपा नेता इमरान मसूद ने भी चुभने वाला तंज कस दिया। वो बयान देते हैं भाजपा के नेता आजकल के सारे चुनाव वो पहले से तय करके रखते हैं। सहारनपुर में बयान दिया सब लोगों ने कि सहारनपुर 8000 से भाजपा जीत जाएगी और भाजपा 8000 से ही जीत गई। अब सारा मुसलमान वोट कांग्रेस में चला जाएगा। तो भाजपा के लोगों को मुझे लगता है ईवीएम के ज्ञाता ये बहुत ज़्यादा हैं और ईवीएम की सारी चीज़ें जो पहले ही ज्ञात कर लेते हैं, इसीलिए बयान देते हैं इस तरह के। अब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सपा और बसपा के नेताओं का तर्क कुछ भी हो, लेकिन पहले के निकाय चुनाव के नतीजे और अब भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भविष्यवाणी ने कांग्रेस का जोश बढ़ा दिया है। दावा है 2024 में मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस का होगा। मैं सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को बधाई देना चाहूँगा। कम से कम स्वीकार तो किया। सत्य को स्वीकार करना ये हर एक राजनीतिक दल के आदमी की हिम्मत नहीं है। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया है कि अब मुस्लिम जो है अपने पुराने घर कांग्रेस में जाने वाला है। स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो धरातल को देखने के बाद दिया है। जैसे अभी निकाय चुनाव में देखने को मिला है, सब जगह कांग्रेस को हर जाति और वर्ग का वोट मिलता नजर आया है। मुस्लिम वोट बैंक पर जारी सियासत के पीछे एक तथ्य ये भी है कि यूपी की सियासत में सत्ता तक पहुंचने में मुस्लिम समाज की भूमिका हमेशा से अहम रही है। भाजपा के ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ये कहकर यूपी की सियासत को गरमा दिया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा। वहीं इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब जमीनी हकीकत को समझ चुकी है, जान चुकी है, इसीलिए उनके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा राज्यसभा सांसद के इस बयान को लेकर अन्य विपक्षी दलों के नेता भाजपा पर निशाना भी साध रहे हैं। साफ है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान ने एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक पर नई बहस छेड़ दी है। मेरठ से सनुज शर्मा और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।